ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं भी कभी सोचता हूं कि मुझे भी ईश्वर ने आप जैसी कोई ताकत दी होती। जब रितेश को सुन रहा था तो मुझे विचार आ रहा था कि एक चाय बेचने वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मेरे नसीब में नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। जब मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ऐसे ही हवा के झोंके की तरह बात आई और चली गई, कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई। लेकिन आज शायद 100-125 दिन के बाद अब ये रजिस्टर होगी कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। सीइंग इज बिलीविंग। आज देश भर के आईआईटीज में भी नौजवान आपको देख रहे हैं। देश के कई स्थानों पर युवा इस कार्यक्रम को सुबह से बैठ करके वे भी आपके साथ हिस्सेदार हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा, सरकार ये करेगी तो ये होगा। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरी सोच ये सरकार ये न करेगी तो इतना सारा होगा। और इसलिए आज आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि आप हमें बताइए हमें क्या क्या नहीं करना है। 70 साल तक बहुत कुछ किया हमने, और हम कहां पहुंचे। और मैं कहता हूं कि एक बार हम न करने का निर्णय करें तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना
किसी की माँ ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा कि नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिंक 1423 कोलंबस जब निकला होगा, क्या मिलने वाला था? लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है, वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। उबेर कुबेर बन गया। हमारे यहां कुबेर भंडारी होते थे ना पहले। मैं नहीं मानता हूं उसने पहले सोचा होगा, उसने पहले यही सोचा होगा कि भाई लोगों की समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, सस्ते में कैसे करूं, और उसमें से एक व्यवस्था विकसित हो गई। जब स्टार्टअप की चर्चा होती है तो ज्यादातर आईटी के आसपास ही सोचा जाता है, और अब हर कुछ कितने कदम दूर है, बस ऐप के पास पहुंच के हो गया। हर समस्या का समाधान ऐप। खैर मैं उससे बहुत बेनिफिशियल हूं,
क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी ऐप शुरू किया है, मुझे इतने नए युवा विचार मिलते हैं, इतने लोगों से जानने को मिलता है। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देश भर के इस प्रकार के स्टार्टअप और दुनिया भर के लोगों से मैं कहता हूं, आप मेरे ऐप के साथ जुड़ करके आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए, मैं दुनिया को बताऊंगा। क्योंकि यही वायरल होने वाला है, सक्सेस स्टोरी ही वायरल होने वाली है और लोगों का मन मंदिर जो है वो सफलता को जकड़ने वाला है। निराशा का माहौल चला गया, वो दिन पूरे हो गए। आशा, विश्वास, कर गुजरने का इरादा, ये समय की नजर आ रहा है और वही स्थितियों को बदलता है, वही परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है। और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और आज मैं जैसे ही यहां एंटर हुआ, सबने मुझे एक ही रिपोर्ट किया, साहब क्या एनर्जी है सब इस कार्यक्रम में। ये विज्ञान भवन को पहली बार भरा नहीं है, लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है। और ये सभागृह में भले एनर्जी होगी, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिबिंब है। यहां पर उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है यहां पर। और उस अर्थ में इसका अपना एक महत्व है। हर चीज की गहराई में जाने का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। उसके अंदर एक संवेदना होती है, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था, वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई। एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहाँ रखा होगा वहां? मैंने पूछा, बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती है, उसको ले जाना है तो मेडिकल सर्विसेज के लोग आए हैं, तब तक क्या करें? तो उन्होंने एक हार्डबोर्ड पर एक सामान्य चीज बनाई है, उसके पैर के नीचे लगा दो, पट्टी कैसे बांध दो सब उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक, कि एक्सीडेंट होता है बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाते ही दो हड्डियां और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या न दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान, ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें तो लगेगा यार भगवान ने जो बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा? बेचारा उसे जूझेगा, या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, डिकना नहीं किया। खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा। समस्या के वैसे वैसे रह जाएगी, समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है, वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान हैं,
मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए, हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो वेस्ट जाता है, बर्बाद होता है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं, क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए? हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं हम, इतना वेस्टेज जा रहा है। हमारे फल फूल सब्जी, फल पैदा करने वाला किसान पहाड़ियों में रहता है, शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है। हम वो क्या टेक्नोलॉजी दे, क्या व्यवस्था दे आधुनिक? मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था। मैंने कहा आप इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पेप्सी और कोला और न जाने क्या क्या है, मुझे नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्यों ना आप 2%, 5% नेचुरल फ्रूट जूस कंपलसरी उसका हिस्सा बना दें? हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावार करता है अपने आप बिक जाएगी। अगर इस पर कोई सोचे, आप देखिए आज हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने फार्मास्यूटिकल के द्वारा हमारे लोगों ने वैक्सीन में काम किया। आज दुनिया के अधिकतम देशों में अधिकतम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता बालकों को अगर वैक्सीन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है। और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमारी मांग बहुत है, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले। लोग अपना डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने जो भारत के लोगों ने जो वैक्सीन की दिशा में कितने करोड़ों करोड़ों बालकों की जिंदगी बच रही है। जिसने लैब में बैठकर के काम किया होगा, जिसने कंसेप्ट सोचा होगा, उसकी तो उस समय पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानवता की सेवा की। हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिसके कारण हमारे यहां, अब जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी व्यवस्थाएं विकसित की है, क्योंकि प्याज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे चले जाते हैं तो सरकारों का सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन क्यों तो उसको लंबे समय रहता नहीं, खराब हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हुआ तो भी किसान मरता है, उत्पादन कम हुआ लेकिन उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं अगर विकसित होती है, एटॉमिक एनर्जी वाले इसमें काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है। क्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान ऐसी चीजों में जाएं? आईटी के दायरे से बाहर निकल करके हम और ऐसे छोटे छोटे पुर्जे, अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। आप हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है, यार इसको मैं स्केलेबल करूं, ऐसी व्यवस्था में बना दूंगा। हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फुल प्रूफ कैसे बने, आसान कैसे हो और सामान्य मानवी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल कैसे हो। ये अगर व्यवस्थाएं देने में हम सफल होते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे देश का नौजवान हमारी अपनी समस्याओं को, यहां किसी ने कहा कि मैं अगर उस देश को, उसकी समस्याओं को समझूंगा, शायद तिवारी ने कहा, मैं अपनी समस्याओं को समझूंगा तब जाकर के मुझे रास्ते खोजने का सूझेगा। Prime Minister, sir, today indeed has been a fascinating experience for this country.
it represents not only the changing social profile of India and probably a future economic and business profile, it also marks a very important change in the mindsets of India. In the morning, when the conference and the day-long sessions were inaugurated, I had mentioned that facilitating startups and literally creating a large explosion of activity represents the freedom from day-to-day state interference. The state creates the ecosystem, the state creates the environment in which people can function, and people should function. The only subsequent relationship with the startups is that at the end of the year they pay their taxes, continue to earn more, and enrich the Indian state and enrich themselves. In one sense, this culture in the last few years has already entered India. And I think a major milestone which really enables us to answer this question is, how many amongst the first 30 or 40 top companies in India, which existed as the top companies before 1991, still find a place in the top 20 or 30? They've actually been replaced by people who in some small or large measure were startups themselves. They didn't belong to business families, they didn't belong to dynasties, they didn't have the benefit of large capital at their disposal. They benefited from the expanded scope of education in India. They carved out new areas for themselves and excelled. And I think if somebody were to do a serious study of the pre-91 business leaders and those who emerged post that period, we'll actually learn the story of how in an unregulated environment, it's the survival of the fittest that matters. And that is really the environment which we are creating today. The world today has changed. The limitations and the inbuilt limitations of the conventional economy repeatedly come and stare at us. They stared at us in 2008, they're staring at us in 2016. And therefore we are all looking for alternate avenues itself. And the startups, on the strength of their innovation, on the strength of their ideas, on the strength of technology, have actually given the world new solutions. That the largest retailer in the world doesn't own a store. The largest transport company in the world doesn't own a vehicle. That's the power of technology, and that's really the power of startups itself. And therefore, from education to health to poverty eradication to the transportation systems and to various solutions which we are trying to look, I think solution lies with somebody sitting in this audience today. In one sense, the kind of changes which are taking place in the Indian political system itself, even there is a stark similarity. There was an era we lived in where surnames did matter, today they don't. And therefore, across the board we find the power of startups, from business to technology to politics itself. And I'm quite certain that this
conference is the beginning, or at least the continuation of a process which started. It will accelerate it further and bring, under your inspiring leadership, a much better future for people in this country. I thank you very much, sir.